हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। तो प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं नया लेक्चर। बाबू, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट हम पढ़ रहे थे। दो इंस्ट्रूमेंट हमने कंप्लीट कर लिए। बाबू, कल हमने टी बिल्स की बात कर ली थी एक तो, और एक बेटा कॉमर्शियल पेपर की। कुछ पूछना है पूछ सकते हो, नहीं पूछना तो बेटा बात को आगे बढ़ाते हैं। याद है किसको सब कुछ? चलो बाबू, थर्ड इंस्ट्रूमेंट स्टार्ट कर रहे हैं। टाइम खराब नहीं करते, इसमें आगे बढ़ाते हैं बात को। बाबू, थर्ड इंस्ट्रूमेंट का नाम है कॉल मनी। आराम से समझना, इंपॉर्टेंट बोलता है। सर पहली बात क्या लिखोगे? इट इज द पार्ट ऑफ शॉर्ट टर्म बोरेंग। बाबू, दूसरी बात, कॉल मनी ना इंटर बैंक ट्रांजैक्शन के लिए इस्तेमाल होती है। इंटर बैंक मतलब बैंक टू बैंक ट्रांजैक्शन। क्या इसमें कोई पब्लिक का मेंबर, कोई आरबीआई नहीं सर, कोई इन्वॉल्व नहीं है, सिर्फ बैंक। ठीक है जी। तो वो यानी कि कॉल मनी देने वाला भी बैंक होता है और कॉल मनी लेने वाला भी बैंक होता है। अब समझना बेटा कॉल मनी की क्या जरूरत है। तो वो सबसे पहली बात, इसका मैच्योरिटी पीरियड 1 day to 15 days है। एक दिन से लेकर बस 15 दिन तक की है, इससे ज्यादा नहीं मिलती। ठीक है जी। अब वैसे जरूरत भी नहीं होती बैंकों में, थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ आपको। पता है बेटा, कोई भी बैंक जितने डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है सारे लोन नहीं दे सकता। मान लो मैं एक बैंक हूँ और पिछले पूरे एक हफ्ते में मेरे पास 10 लाख रुपए के डिपॉजिट आए हैं। ठीक है जी। और वो आपको पता है बैंक के 10 रुपए लोन में नहीं दे सकता। सुना है कभी आपने ऐसा? सीआरआर सुना है? पता है सीआरआर? नहीं सुना? चलो मैं सुना देता हूँ। बाबू, हर बैंक को ना फोर्टनाइटली बेसिस पर, फोर्टनाइटली मतलब 15 दिन में एक बार, अपने डिपॉजिट की एक सर्टेन परसेंटेज आरबीआई को देनी पड़ती है। मान लो पिछले पूरे 15 दिन में बेटा 10 ही लाख रुपए है मेरे बैंक में डिपॉजिट के, तो वो आरबीआई ने सीआरआर का रेट फिक्स किया हुआ है 7%। सीआरआर क्या है? कैश रिजर्व रेशो। ये आपके डिपॉजिट की वो परसेंटेज है जो आपको हर हाल में आरबीआई के पास जमा करानी करानी है। तो वो आप 10 के 10 लाख रुपए लोन पे नहीं दे सकते, सीआरआर तो आपको आरबीआई के पास ही रखनी पड़ेगी। मान लो सीआरआर का रेट इस टाइम पर इकोनॉमी में 7% है, तो 10 लाख का 7% मतलब 70,000 रुपए तो मुझे आरबीआई के पास ही रखने हैं हर हाल में। बाकी बचे हुए 9,30,000 ये मैं लोन दे सकता हूँ। समझ में आ रही है? अब वो मान लो आज 15th डे है, शाम को बेटा आरबीआई के पास मुझे सीआरआर मेंटेन करनी होगी। ठीक है, और मेरे पास अभी 10 लाख रुपए आ चुके हैं। अब वो इतने में ही कोई कस्टमर आता है जिससे मेरी 15 दिन से बात चल रही है लोन की। वो कहता है सर आज तो लोन डिसबर्स कर ही दो मेरा 10 लाख रुपए का। ठीक है ना? बाबू, ब्रांच मैनेजर को ना एक लालच है। देखो, ब्रांच में ना कभी भी इस बात पर आपका प्रमोशन नहीं होता कि कितने डिपॉजिट आप लेकर आए हो। हमेशा इस बात पे प्रमोशन होता है कितने अच्छे आपने लोन करे, बैंक को क्या कमा कर दे रहे हो। बैंक की कमाई लोन है, ना कि डिपॉजिट। ये भी समझ लो। तो ब्रांच मैनेजर को लालच आया कि यार मेरा प्रमोशन हो जाएगा, अच्छा लोन है, अच्छा क्लाइंट है, मांगता है 10 लाख रुपए दे दो। क्योंकि उसने सोचा बैंक के लिए 70,000 रुपए क्या रकम है, 70,000 ही तो देने हैं ना शाम को आरबीआई। अभी कोई ना कोई कस्टमर आएगा, 1 लाख 2 लाख जमा करा देगा, हो जाएगी सीआरआर मेंटेन। उसने 10 के 10 लाख रुपए का लोन कर दिया। ठीक है जी। और उसके बाद कोई कस्टमर नहीं आया डिपॉजिट का। अच्छा, वो शॉर्ट ऑफ टाइम है, वो आधा घंटा बड़ा है, आधे घंटे में उसको आरबीआई के पास सीआरआर मेंटेन करनी है। ब्रांच में वैसा नहीं पड़ा, क्या करे वो? बाबू, वो लोन ले, और इस लोन को बोलते हैं बेटा कॉल मनी, जो एक बैंक दूसरे बैंक से मांगता है। ठीक है। और बाबू, जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे दूसरा बैंक देता है उसको बोलते हैं कॉल रेट। जितनी अमाउंट आप लोन पर लेते हो उसको बोलते हैं कॉल मनी, जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लेते हो उसको बोलते हैं कॉल रेट। समझ आई बात? बाबू, इस बैंक ने दूसरे बैंक ब्रांच को फोन किया, एक्स्ट्रा कैश पड़ा है? उसने कहा जी पड़ा। सीआरआर मेंटेन करने के बाद भी बचेगा? उसने कहा नहीं बचेगा, मेरे पास तो बहुत कैश पड़ा है, लोन ही नहीं हुआ इस बार। 15 दिन में किसी एक पार्टी का भी लोन नहीं हुआ, मेरे पास बहुत कैश पड़ा है। मैंने कहा मुझे चाहिए कुछ अमाउंट लोन पर, 70,000 रुपये। उन्होंने कहा कोई ले लो 70,000 रुपये। उसने कहा क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाओगे? उसने ब्ला ब्ला रेट ऑफ इंटरेस्ट बोल दिया, जो भी बोला, 8% 9% कुछ भी बोला। सर जो अमाउंट ली 70,000 रुपये, वो है कॉल मनी। जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे ली वो क्या है? कॉल रेट। समझ में आ रही बात? बाबू, हमेशा ध्यान रख लेना,
देयर एग्जिस्ट अ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन कॉल रेट एंड कॉल मनी। नोट्स में गलत लिखा हुआ है, एनसीईआरटी में भी गलत लिखा हुआ है, ठीक है जी, सही हम करते हैं कभी। बाबू देयर एग्जिस्ट अ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन कॉल रेट एंड कॉल मनी, इन दोनों के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप होती है। क्यों बाबू? जब भी कॉल रेट बढ़ेगा हमेशा कॉल मनी की डिमांड कम हो जाएगी। ऐसा क्यों बाबू? जब आपने फोन करा दूसरी बैंक ब्रांच में, हाँ जी बताओ क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट लोगे, उसने कहा 9% ले लेंगे पर है ना, 9% पर है ना, 8% है तो हम लोगों को लोन दे देते हैं, होम लोन, तो हमें ही 9% पे देगा, रहने दे, यही कहेगा ना दूसरा बैंक। तो वो जब भी कॉल रेट ज्यादा मांगा जाएगा हमेशा कॉल मनी की डिमांड कम रहेगी। समझ में आ रही है बात? पक्की बात। और बाबू अगर बहुत समझदार हो तो ये भी समझ लो, अगर कॉल रेट ज्यादा रहेगा लोग कॉल मनी से पैसा नहीं लेंगे, लेकिन ये भी तो समझो कहीं ना कहीं किसी अदर शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट से तो पैसे लेंगे ही ना, यानी कि देयर एग्जिस्ट अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन दीज टू। बाबू आपने फोन करा दूसरी बैंक ब्रांच में, किस रेट ऑफ इंटरेस्ट? उसने कहा 9%, मुझे कहा छोड़ तेरे से नहीं लेता मैं पैसे, ठीक है ना, आपने इतना ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट बता दिया, दूसरे बैंक ने आपसे कॉल मनी ली। बाबू जब भी आपने रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा बता दिया, अगर वो आपसे मनी नहीं लेगा किसी और से तो 70,000 अरेंज करेगा ही ना, तो देयर एग्जिस्ट अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द कॉल रेट एंड द अदर शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट। बैंक अगर 9% ब्याज बता रहा है सामने वाला, तो वो आपसे नहीं लेगा कॉल मनी, वो क्या करेगा बाहर से ही कहीं से उठा लेगा, क्योंकि उसको मिल जाएगा उससे कम पे पैसा। क्लियर है बात? पक्की है बात? बढ़ना है आगे। बाबू इसका मैच्योरिटी पीरियड इतना कम क्यों है? क्योंकि आप समझो बैंक के लिए 70,000 कोई रकम ही नहीं है बेटा। मैं जैसे 10 लाख का एग्जांपल लिया, आप समझो ना बेटा, अगले दिन ही कस्टमर आएंगे बैंक के पास भर भर के डिपॉजिट आ जाएंगे, तो एक दिन में पैसा उतर जाता है ये वाला। इसलिए इसके लिए एक दिन से 15 दिन तक का समय रखा गया, जो मुझे लगता है मोर देन सफिशिएंट है। आराम से उतार देगा बैंक दूसरे बैंक के पैसे हैं, अगर लोग निकालने हैं। हाँ बहुत बढ़िया क्वेश्चन, सुन लो भैया। बाबू आपको अभी वैसे इकोनॉमिक्स में बताऊंगा मैं बात, हमारे पास एक यूनिट है मनी एंड बैंकिंग, लेकिन मैं अभी बता देता हूँ अगर क्वेश्चन पूछा गया भाई, आप सीआरआर इसलिए मेंटेन करते हो कि जब भी आपके ऊपर कोई भी दिक्कत आएगी आरबीआई आपका साथ देगा। आरबीआई यही तो कहता है तुमने बस सीआरआर मेंटेन करनी है, आपकी दिक्कतें मेरी दिक्कतें हैं। आप सब लोगों ने मिलकर मेरे को 10 लाख रुपए दिए पिछले 15 दिन में, ठीक है, मैंने 7% आरबीआई के पास जमा करा दिया 70,000 रुपए, 9-30 मैंने 9-30 का लोन दे दिया, 1 रुपया नहीं है मेरे पास, और आप में से कोई उठकर आ गया जी मेरे 2 लाख रुपए निकाल दो जो मैंने 15 दिन पहले जमा कराए थे, अब मैं क्या करूं? सर मेरी मदद आरबीआई करेगा ना, मैं इसीलिए 70,000 रुपये देता हूँ उसको, मतलब इसलिए मैं सीआरआर मेंटेन करता हूँ कि जब भी बैंक में कैश शॉर्ट होगा हमेशा आरबीआई से मुझे लोन मिल जाएगा, कुछ दिनों का, कुछ महीनों का। ये बात मैं मनी एंड बैंकिंग चैप्टर में करूंगा इकोनॉमिक्स में, पक्की बात है, ठीक है जी। इसे वैसे बता देता हूँ, आरबीआई के इस फंक्शन को बोलते हैं लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, मतलब आरबीआई किसी भी कॉमर्शियल बैंक के आखिरी चारा है, जब कोई रास्ता नहीं मिलता है ना बैंक को, तो आखिरी रास्ता तो है ही आरबीआई, आरबीआई तो पैसे दे देगा चाहे अरबों में चाहिए। क्लियर है बात? आगे बढ़ते बाबू, कॉल मनी बिल्कुल क्लियर, इधर देखो क्या है, शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट है, इंटरबैंक ट्रांजैक्शन के लिए इस्तेमाल होता है। बाबू मैच्योरिटी पीरियड 1 डे to 15 डेज। बाबू जो भी अमाउंट एक बैंक लोन पर लेता है दूसरे बैंक से उसे बोलता है कॉल मनी, जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लेता है उसे बोलते हैं कॉल रेट। देयर एग्जिस्ट अ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन कॉल रेट एंड कॉल मनी, देयर एग्जिस्ट अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन कॉल रेट एंड अदर शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट्स। सारी पिक्चर क्लियर? बढ़े आगे चलो। बाबू नेक्स्ट instrument is COD. It is not cash on delivery. It is certificate of deposits. ठीक है जी, COD सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स। बाबू कौन इशू करता है? बाबू बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इशू करते हैं, कमर्शियल बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इशू करते हैं। बाबू एक ही सर्कमस्टांस है जिसमें ये इशू हो सकते हैं, when there exists a tight liquidity position in the market and the demand for credit is very high। मैंने सामने लिखा हुआ, नोट सारी जिंदगी आपके पास ही रहे। हाँ जी,
बाबू कब इशू करते हैं कॉमर्शियल बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन? जब मार्केट में बड़ी टाइट लिक्विडिटी की पोजीशन है और डिमांड क्रेडिट की बहुत ज्यादा है। बाबू मैंने जिंदगी में एक बार सोचा है कि सीओडी इशू होते हुए देख लूंगा, ठीक है, मैंने भी नहीं देखे आज तक सीओडी मार्केट में इशू होते हुए। कौन इशू करता है? कॉमर्शियल बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। मैंने आज तक नहीं देखे। मुझे एक बार लगा था कि मैं अब देख लूंगा सीओडी को मार्केट में इशू होता हुआ, पर उस बार भी नहीं हुई। मैं आपको आइडिया देता हूँ किस बारे की बात कर रहा हूँ। सर मैंने भी बताया सीओडी एक ही सर्कमस्टांस में इशू होते हैं व्हेन देयर इज अ टाइट लिक्विडिटी पोजीशन इन द मार्केट। मार्केट में बड़ा लिक्विडिटी करंट पैसा नहीं आ रहा, कहीं से नहीं आ रहा, और लोन मांगने वाले बैंक में रोज आ रहे हैं। बैंक में पैसा जमा कराने वाला एक आदमी नहीं घुस रहा, लोन मांगने वाले रोज आ रहे हैं। बाबू ये सर्कमस्टांसेस इंडियन इकोनॉमी में अभी आया कोविड में। जिसके घर में जितना कैश था ना, सर ने उतना दबोच लिया। बताओ कोई बैंक में जमा कराने जा रहा था? सबको पता था भाई बीमारी है। जिसके भी घर में आ गई, डॉक्टर ने कहा था मैं चेक नहीं लेता, कैश दूंगा, अभी पैसा रखो तो ट्रीटमेंट शुरू करो, वरना नहीं करता। मान तो यही था। तो कौन जाएगा बैंक में पैसा जमा कराने? अगर किसी के घर में 10 लाख रुपए कैश था, उसने 10 लाख दबोच रखा था। किसी के 20 था तो 20 दबोच रखा था। किसी करोड़ भी था तो उसने करोड़ दबोच रखा था। ये कोई भी दिक्कत हो गई, काम पैसे नहीं आना है, कैश नहीं आना है, चेक भी नहीं काम आएगा। मानते हो इस बात को? तो बैंक में जमा क्या हो रहा था? सब कुछ नहीं। सुबह से लेकर रात तक भी अगर आप बैंक में कॉल करो तो लाख रुपए भी नहीं आ रहे थे किसी भी ब्रांच में, बड़ी से बड़ी ब्रांच में भी। और लोन मांगने वाले वो ब्रांच मैनेजर के पास रोज बैठ रहे। भाई जिसके घर में दिक्कत है और कैश नहीं है, वो तो क्या कर रहा होगा? सर लोन दे दो, सर लोन दे दो, सुबह से शाम तक लोन मांगने वाले लोग। अब भैया आफ्टर ऑल अगर आप देखे जाए, आप बैंक के कल्चर को अगर आप समझते हो, बैंक लोन तो डिपॉजिट से ही देता है। भैया अगर आपने 10 लाख रुपए की डिपॉजिट दी तभी तो वो 9-30 का लोन देगा, 7% छोड़कर। अगर आप डिपॉजिट ही नहीं दे रहे, 15 दिन में डिपॉजिट है 5-4 लाख रुपए आ रहा है, तो बैंक लोन क्या दे? लोन मांगने वाले करोड़ों रुपए के बैठे। तो ऐसे केसेस में एक इंस्ट्रूमेंट इशू होता है नोन एज सीओडी, मतलब सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। बेसिकली सीओडी एक लालच का नाम है जो एफडी से भी ज्यादा ब्याज देता है। बाबू ऐसे सर्कमस्टांसेस में लोग क्या करते हैं, बैंक सीओडी नाम का एक इंस्ट्रूमेंट इशू कर देते हैं। दिखने में एफडी जैसा ही होता है, बस ब्याज थोड़ी सी ज्यादा होती है। मान लो एफडी के बाद 6% है, इस पे कहेंगे 8% वैल्यू। अब बाबू लोग लालची बहुत हैं हिंदुस्तान में, उनको लगता है कॉमर्शियल बैंक इशू कर रहा है, बैंक तो भागते नहीं है, सेफ चीज 8% ब्याज दे रही है, लो लो फटाफट से लो। अब जिनको लगता है ना मेरे पास करोड़ पड़े, मैं 80 किलो ले 20 लाख की सीओडी आ जा, यही तो बैंक चाहता था। आपने सीओडी खरीदे, बैंक को पैसा दे दिया, बैंक के पास पैसा आ गया, बैंक और तेज, बैंक ने पैसा लोन पे देना शुरू कर दिया। मान लो पहले लोन 9% में दे रहा था, उसने कह दिया 11 लोन लेना है, कोई दिक्कत नहीं मुझे, मैं दे दूंगा पर 11 लो, बीच का 3% कमा लिया, आपको 8 भी दे दिया, उनसे 11 भी मिल गया। तो अब सीओडी सिर्फ एक ही सर्कमस्टांस में इशू होते हैं व्हेन देयर इज अ टाइट लिक्विडिटी पोजीशन इन द मार्केट एंड द डिमांड फॉर क्रेडिट इज हाई। कि मार्केट में लिक्विडिटी तो है ही, कैश है ही नहीं किसी के पास भी, और लोन मांगने वाले रोज आ रहे हैं। ठीक है ना सर? क्यों नहीं इशू हुआ? जब कोविड में इतना गंदा सर्कमस्टांसेस आ गए थे तब भी नहीं सीओडी इशू हुआ। मतलब मैंने तो ऐसे ही सोचा था कि मैं बच्चों को लाइव बता पाऊंगा सीओडी क्या चीज होती है, मैंने अपनी आंखों से देखी, मैं ऐसा सोचा था, पर तब भी नहीं इशू हुए। हैट्स ऑफ टू आरबीआई, 500 बार भी सल्यूट कर लेना बेटा तो भी थोड़ा है इंडियन गवर्नमेंट। आरबीआई जैसा सेंट्रल बैंक दुनिया में किसी देश के पास नहीं है, दुनिया में इतनी खतरनाक पॉलिसीज है हमारे आरबीआई की, हैट्स ऑफ है। पता है कितना पैसा दिया बैंक को? 1.5 लाख करोड़ रुपए लिक्विडिटी करंट से निपटने के लिए। क्या था? शॉर्ट टर्म के लिए ले लो 1.5 लाख करोड़ रुपए, मार्केट में लोन बांटो जो जितना चाहता है। आपके पास नहीं आ रहा ना डिपॉजिट, मैं दे रहा हूँ, लोन बंटवाया भाई साहब। लिक्विडिटी मार्केट से उड़ चुकी थी, सारी लिक्विडिटी आरबीआई ने इंट्रोड्यूस करी। 50,000 करोड़ रुपए अलग से यस बैंक को दिया था, 2 लाख करोड़ रुपए मार्केट में डाले और धीरे धीरे करके बाद में निकाल ली जैसे सिचुएशन नॉर्मल हो। जैसे आरबीआई फॉर यू बहुत खतरनाक चीज है, क्योंकि क्या होता है ना, कम ज्ञान है तो हमारा उस तरफ ध्यान नहीं जाता, हम तो न्यूज़ पढ़ते हैं, हमारा ध्यान ही उसी तरफ जाता है। आरबीआई का एक्शन क्या है इस चीज को लेकर? बढ़ाएं बात को आगे। सीओडी क्लियर हुआ? पक्का सच? चलो एक काम करो, पहले दोनों पढ़कर बताओ, कॉल मनी और सीओडी। बाबू कॉल मनी में बात गलत लिखी गई होगी, मैं पहले बता रहा हूँ, ये दोनों
ठीक है जी, वो ठीक कर लेना, फटाफट से पढ़कर बताओ बाबू। सामने देखो जी, एक लास्ट टर्म का डिस्कशन करने जा रहे हैं, कॉमर्शियल बिल्स। सी बिल्स बोलते हैं प्यार से, कॉमर्शियल बिल्स। 5 इंस्ट्रूमेंट थे, 4 डन है, 5वां करा रहा हूँ, और लगभग लगभग मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट खत्म। ठीक है जी, एक मनी मार्केट में मेरे को एक छोटी सी बात करनी है, बस मैं वो समझाऊंगा। बाबू कमर्शियल बिल्स क्या होता है, वैसे बता देता हूँ। जब बाबू आपसे पुराना बैच पढ़कर आया करता था ना, तो उसको इसके बारे में एडवांस पता होता था, क्योंकि 11th क्लास में अकाउंट्स में एक चैप्टर हुआ करता था, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ठीक है ना जी। और मैंने कहा भी था आपको कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक चैप्टर हुआ करता था, ये बहुत परेशान करेगा आपको 12th क्लास में। मैंने कहा था ना आपको कि अगर ये 11th में रहने देते तो ज़्यादा सही होता, और मैंने ये भी कहा था अकाउंट्स में भी परेशान करेगा। ठीक है ना, वो आपको एडमिशन में दिखना शुरू हो जाएगा अभी 2-4 दिन में, वहाँ पे भी करेगा ये परेशान थोड़ा सा। चलो खैर, लेकिन मैंने थोड़े थोड़े इसके कंसेप्ट क्लियर रखने की कोशिश की हुई है, जो मैं बात बोलूँगा शायद आपको लगेगा कि मैंने कभी बैच में बताई हुई है। ठीक है जी, आओ समझ लो जरा नाम से क्या होता है कॉमर्शियल बिल्स। बेटा, ए ने ना बी को उधार पर गुड्स बेचा। ठीक है बाबू, ए ने जब उधार पर गुड्स बेचा तो बी ने उधार पर गुड्स खरीदा। अब बेटा, ए को ना पैसे लेने हैं बी से, और इसको ना डाउट है कि बी ना यार बेईमान ना हो जाए आने वाले टाइम में। तो इसने बी को फोन करा कि बी, मुझे तो उस पर डाउट है, तेरी ईमानदारी पर डाउट है, तो एक काम कर, तू ना कोर्ट आ जा और एक्सेप्ट करके जा बिल। उसने कहा भाई मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं एक ईमानदार आदमी हूँ, तो जहां मुझसे बुला ले, मैं तेरा बिल साइन कर देता हूँ। ये कोर्ट चला है। कोर्ट में इन्होंने एक बिल लिखा हुआ है, जिसपे लिखा हुआ है कि ए ने फला फला बिल नंबर से इसको इतने इतने रुपए का माल बेचा है, ये बिल की डेट थी, और तय हुआ कि बी 3 महीने के बाद पैसे देगा, ऐसा कुछ करके बिल लिखा हुआ। और बी ने रजिस्ट्रार के सामने साइन कर दिए जी मैंने पैसे दिए। ठीक है बाबू, जैसे ये बिल साइन हो गए, अब तो बाबू कोर्ट इन्वॉल्व है बीच में, दिखाई दे रहा है आप सबको। बाबू जैसे ये बिल साइन कर दिए बी ने, बाबू ए इसको अपनी एक एसेट रिकॉर्ड करता है, जिसको बोलते हैं बिल रिसीवेबल अकाउंट। इतना तो पता ही होगा शायद आपको, और अगर मेरे को जर्नल एंट्री से बताना हो तो मैंने कभी ना कभी ये भी बताया होगा। अच्छा, जब ये उधार पे गुड्स बेचता होगा, एंट्री तो यही करता होगा ना, B2 सेल्स। ठीक है, और ये एंट्री क्या करता होगा, परचेज अकाउंट डेबिट टू गए। फटाफट से सामने देख लो बेटा, क्योंकि अकाउंट्स का मुद्दा नहीं है, मैं फटाफट से निपटाना चाहता हूँ इसको। यही तो करता होगा। जैसे ही बी ने बिल साइन करा, ए इसको अपनी एसेट रिकॉर्ड कर लेता है। एसेट्स हमेशा डेबिट होती है, इसने कर दिया बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट। ठीक है जी बाबू, टू बी। इसका मतलब क्या, मान लो अगर बी से आपने 60,000 रुपए का सामान बेचा था, तो एंट्री करी बी, तेरे को मैं डेटर बना रहा हूँ 60,000 लेने। दूसरी एंट्री में आपने क्या करा कि बी, अब तो मेरा डेटर नहीं है, तो मेरी एसेट नहीं है, तुझे तो मैंने बुक से खत्म मान लिया, मैंने तो एक नई एसेट बना दी जिसका नाम है बी। अब मेरे लिए तो ये बिल एसेट है, तो कोई एसेट नहीं है, ये पैसा दिलवाएगा मुझे तो। ठीक है जी। और बाबू ये क्या एंट्री करता है, ये ए को बुक से खत्म कर देता है, एक नई लाइबिलिटी क्रिएट कर देता है नोन एज बिल्स पेबल अकाउंट। कि मेरी लाइबिलिटी थी ए, इसने उतना ही डेबिट कर दिया, उस लाइबिलिटी को खत्म कर दिया, एक नई लाइबिलिटी क्रिएट कर दी कि वो बिल मेरी लाइबिलिटी है, जो मैंने कोर्ट में साइन करा, उसके पैसे देने मैंने तो 60,000। ठीक है बाबू, जब ये बिल साइन करता है ना भाई, इस बिल को हम बोलने लगते हैं ट्रेड बिल। क्या बोलने लगते हैं, ट्रेड बिल। ट्रेड बिल मतलब इस बिल का व्यापार हो सकता है, व्यापार हो सकता है, सच में सर हो सकता है। मान लो अगर ए ने सी के पैसे देने हो 60,000 रुपए, तो ए सी को दे सकता है बिल कि ये रख ले, जाके बी से पैसे ले गया, 3 महीने बाद देख कोर्ट इन्वॉल्व में पैसे मिलेंगे मिलेंगे, तो टेंशन आ रही। व्यापार हो सकता है, बिल भी बिकते हैं मार्केट में, लेकिन जिस दिन बी ने साइन कर दिया उस दिन के बाद बिकते हैं। ठीक है ना जी, बी के साइन के बाद हम इसे बोलने लगते हैं ट्रेड बिल। समझ में आ रहा है क्यों बोलने लगते हैं, क्योंकि इसका व्यापार होना शुरू हो जाता है। बाबू अच्छा एक बात बताओ, कितने महीने लिखे हुए थे इस बिल में, कितने महीने बाद पैसे देगा ये, 3 महीने बाद। 2 महीने के बाद ए को अर्जेंट जरूरत पड़ गई पैसों की, ये बी के पास गया कि बी पैसे दे दे, बी देगा, देगा ना जी। मैंने कितने महीने लिख के दिया थे, पढ़ ले तो, 3 महीने, मैं 3 महीने में दूंगा, मैं क्यों दूँ अभी, मैं तो दे रहा हूँ 2 महीने बाद ही, आज अभी तो 1 महीना बढ़ा, 1 महीने बाद दूंगा। बाबू
ऐसे सर्कमस्टांसेस में ना बैंक के पास पहुंच जाता है कि बैंक ये बिल आप रख लो, देखो बी का साइन है, 60,000 मुझे मिलने हैं अगले महीने, आप मुझे अभी दे दो पैसे। बैंक ने कहा भाई मैं दे तो दूँ पर मैं पूरे 60 नहीं दूंगा, मैं 58,000 रुपये दूंगा, 2,000 रुपये कम। आपने कहा जी ऐसा क्यों, 58 क्यों? बैंक ने कहा देखो जी मैं ब्याज कमाने बैठा हूँ, आप मेरे 58,000 रुपये एक महीना इस्तेमाल करोगे, मुझे तो एक महीने बाद मिलने हैं ना पैसे, ये तो मेरी ब्याज है एक महीने की, आपने लेने हैं ले लो, 58 नहीं लेने रहने दो। आप 58 लेके ही आ जाते हो, सर मैं तो इस्तेमाल करूँ, मेरी अर्जेंट जरूरत है, मेरी जरूरत तो पूरी हो। और बैंक बी से जाकर अपॉन मैच्योरिटी वो पैसे ले आता है 60,000 रुपये। समझ आ रही बात? बाबू इसको बोलते हैं बिल को बैंक से डिस्काउंट कराना। क्या बोलते हैं? डिस्काउंटिंग बिल ऑफ एक्सचेंज, कि आप बैंक में जाके बिल को डिस्काउंट कराए। ठीक है बाबू, क्योंकि जब ए बैंक के पास गया तो आप किसी कॉमर्शियल बैंक से बिल को डिस्काउंट करा के आए होंगे, आरबीआई तक थोड़ी जा सकते हो, कॉमर्शियल बैंक के पास ही तो गए होंगे। क्योंकि कॉमर्शियल बैंक ने बिल डिस्काउंट करा, उस दिन से इस ट्रेड बिल का नाम पड़ जाता है कॉमर्शियल बिल, क्योंकि इसको डिस्काउंट करने वाला होता है कॉमर्शियल बैंक, इसी के नाम पर इसका नाम पड़ जाता है कॉमर्शियल बिल्स। खत्म हो गया, इतना सही होता था। ठीक है जी, मैंने तो इन डिटेल समझाने की कोशिश करी कि बिल ऑफ एक्सचेंज में कैसे रहता है सिस्टम। ठीक है जी, रीड करके बताओ मुझसे समझ आ गया तो। अब प्लीज सामने देखो, अभी मेरे पास काफी सारा मुद्दा है आज के लिए। बेटा जहां मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट स्टार्ट हो रहे हैं ना, उससे पहले देखो मनी मार्केट नाम की एक हेडिंग डली हुई है जो मैंने अभी तक नहीं पढ़ा। आप नहीं पढ़ो, देखो प्लीज, अभी नहीं पढ़नी है, जब मैं समझा दूंगा तो पढ़ना। अच्छा एक बात बताओ, मैं अगर आपसे पूछूं मनी मार्केट में पार्टिसिपेंट्स कौन कौन से हैं, मतलब कौन कौन से लोग इन्वॉल्व हैं, तो क्या लिखोगे कि कौन कौन से लोग इन्वॉल्व हैं मनी मार्केट में? नहीं तो देखो, कल मैंने पहला इंस्ट्रूमेंट पढ़ा टेबल्स, मैं दिखाई दिया आरबीआई इन्वॉल्व था, सेंट्रल गवर्नमेंट इन्वॉल्व थी, फटाफट बताओ। ठीक है, सेकंड इंस्ट्रूमेंट पढ़ा कॉमर्शियल पेपर, पता है वहां पर कंपनी कॉर्पोरेट इन्वॉल्व है। आज पढ़ा बेटा थर्ड इंस्ट्रूमेंट कॉल मनी, देखा आपने बैंक से इन्वॉल्व है सारे कॉमर्शियल बैंक्स। सर चौथा इंस्ट्रूमेंट पढ़ा सीओडी, इशू कर सकता है बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, देखा बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन्वॉल्व है। ठीक है, पांचवा इंस्ट्रूमेंट अभी पढ़ा सीबिल्स, देखा अगेन कॉमर्शियल बैंक इन्वॉल्व है। यानी कि अगर मैं आपसे पूछूं मनी मार्केट के पार्टिसिपेंट्स कौन कौन से हैं, तो आरबीआई है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, कंपनी कॉर्पोरेट्स हैं, कमर्शियल बैंक है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, एक और बात सुन लो काम की, म्यूचुअल फंड भी है। वो आपको नहीं दिख रहे, मैं बताऊंगा कैसे। सर पहली बात तो ये उठता है कि म्यूचुअल फंड है क्या। वैसे तो मैंने थोड़ा सा डिस्कशन 11th में इस बात पे भी किया हुआ है। ठीक है जी, जो बात से 11th में नहीं पढ़े हुए उन्हें लगता होगा यार क्या क्या डिस्कशन कर रखा है, कहाँ थी ये टॉपिक। नहीं भाई, बड़े एक्स्ट्रा मुद्दे डिस्कस किए हुए हैं। ठीक है जी, क्या समझते हैं बेटा म्यूचुअल फंड होता क्या और ये कैसे इन्वॉल्व है मनी मार्केट में? बाबू म्यूचुअल फंड इज द पैनल ऑफ एक्सपर्ट। म्यूचुअल फंड क्या है बेटा? एक्सपर्ट्स का पैनल है। आपके पास पैसा है, आपके पास समझ नहीं है शेयर मार्केट में कैसे इन्वेस्ट करते हैं, तो बेटा आप अपना पैसा म्यूचुअल फंड को दे सकते हो, वो एक्सपर्ट्स हैं, वो मार्केट में आपका पैसा इन्वेस्ट करेंगे और वो जो भी कमाएंगे मार्केट से अपना पैसा काट कर, अपने खर्चे काट कर आप में बांट देते हैं बेटा। ये करते हैं म्यूचुअल फंड काम। समझ में आ रहा है म्यूचुअल फंड काम क्या करता है? आपके पास पैसा है, शेयर मार्केट के समझ नहीं है, डायरेक्टली लगाओगे शायद लॉस कर जाओगे, और आपका मन भी है कमाने का, तो आप क्या कर सकते हो बेटा? म्यूचुअल फंड को पैसा दे सकते हो, वो एक्सपर्ट्स हैं, शेयर मार्केट के एक्सपर्ट हैं। आप पैसा देते हो, वो फर्दर मार्केट में पैसा लगाते हैं, जो कमाते हैं अपना एक्सपेंस काटते हैं, आप में बांट देते हैं। और हाँ बोलो बोलो फटाफट बोलो। बिल्कुल हो सकता है लॉस बाबू, बट इन अ शॉर्ट रन। मैं हमेशा बोलता हूँ ये बात, कल भी बोली थी, तूने भी पूछी थी भाई, कोविड में मैंने म्यूचुअल फंड को भी लॉस में देखा है, पर मैंने अपनी पूरी जिंदगी में एक ही बार म्यूचुअल फंड को लॉस में देखा है, वो कोविड था। मैं बता देता हूँ, ठीक है ना। म्यूचुअल फंड पता है कितने कितने रिटर्न दे जाते हैं? सर आपकी सोच के बियॉन्ड होगा, सोच के बियॉन्ड।
बाबू आपकी मदर, मैं हमेशा बोलता हूँ इस चीज को, 6% की एफडी में खुश है ना, 6% की एफडी में खुश है ना। खराब से खराब म्यूचुअल फंड की परफॉर्मेंस देख लो, साल के 12% फिर भी दे रहा हूँ। सबसे कबाड़ा, सबसे कबाड़ा की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है ना। अभी मैं आपको एक चीज दिखाता हूं, एक फंड है क्वेंट स्मॉल कैप फंड, क्वेंट का स्मॉल कैप फंड। मुझे जहां तक ध्यान आ रहा है लास्ट ईयर इसने रिटर्न दिया 73%, एक साल की रिटर्न है। चलो क्या पता मैं गलत हूँ, आज गूगल बाबा से पूछ लेते हैं, मुझे भी नहीं पता। पर मेरे को जहाँ तक याद आ रहा है, मैं क्योंकि पढ़ता रहता हूँ काफ़ी, म्यूचुअल फंड की परफॉर्मेंस भी ट्रैक करता रहता हूँ, मुझे जो याद आ रहा है कि शायद 73% के आसपास रिटर्न दी हुई है। अभी देख लेते हैं दी है कि नहीं दी, ठीक है ना। और फिर इस पर मेरे को खैर अभी थोड़ी सी चर्चा करनी है म्यूचुअल फंड पे, मेरा टॉपिक खत्म नहीं हुआ। सबसे अच्छा रहता है वैसे अगर मैं ग्रो ऐप पे देख लेता हूँ। इस पे ढूंढना मुश्किल होगा यार, देखते हैं भाई। अगर सीधे सीधे तरीके से इसने दे दिया परफॉर्मेंस तो अभी देख लूंगा, वरना बेटा फोन पे अभी दिखा दूंगा, क्योंकि तुम हो ही कितने हैं, अभी बैठ के आपके सामने डिस्कस कर दूंगा। सीधे सीधे तरीके से दिखा देगा तो सबसे आसान कर दूंगा काम। अब ये नंबर मांगेगा, बस ये है बड़ा दिक्कत। चलो जी, कुछ तो मिला, देखते हैं। अब परफॉर्मेंस भी दिखाई देंगे उम्मीद करते हैं। लो भैया, पहला ही नाम ही यही है, पॉइंट स्मॉल कैप फंड, पिछले 3 साल की रिटर्न है एवरेजली 34%, 34। चलो कोई नहीं, 68 भी कौन सा कम है बाबू। पिछले एक साल की रिटर्न देखने की कोशिश कर रहा हूं मैं तो। एक सेकंड, कुछ चेंजेस करे इसने, नहीं करे, वहां चेंजेस नहीं कर रहा है। फोन में तो दिखा देता है, यहाँ चेंजेस नहीं कर रहा है ये, यहाँ सिर्फ ये एक दिन की रिटर्न चेंज कर रहा है। मैं जब एक साल करता हूँ तो यहाँ फोन में एक साल ही कर देता है। एक साल की रिटर्न 68% है, चलो यही मान लो। वैसे मैंने 73 देखी थी अभी कुछ दिन पहले। 68% रिटर्न फॉर सिंगल ईयर, 1 लाख के 1,68,000, एफडी में 1 लाख के 1,06,000। सर बात घूम फिर के सिंपल सी है बेटा, मैं बता देता हूँ म्यूचुअल फंड क्या चीज़ है। मैंने अभी बताने की कोशिश करी है आपको, ये पैनल ऑफ एक्सपर्ट है, आप इनको पैसा देते हो, फर्दर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं बाबू। और जब ये इन्वेस्ट करते हैं ना, इनके पास सिंपल सा एक रूल है, इन्वेस्टमेंट का पहला नियम एक ही है, डू नॉट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। सारे अंडे एक जगह पर ना डालो, एक फुटा सारे खराब करेगा। डू नॉट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। बाबू सारे पैसे कभी भी एक जगह पे इन्वेस्ट नहीं करने चाहिए। और हमारे को पता क्या लगता है, हमारे को 50 लाख है, 50 के 50 लाख की प्रॉपर्टी, वो भी एक ही जगह पर। 20 लाख है, अरे 20 के 20 लाख की एफडी। भाई डू नॉट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। थोड़ा गोल्ड, थोड़ी रियल एस्टेट, थोड़े शेयर्स, थोड़े डिवेंचर, थोड़ी सेंट्रल गवर्नमेंट की सिक्योरिटी, थोड़ी एफडी, सब कुछ करो थोड़ा थोड़ा। सेम काम म्यूचुअल फंड करते हैं बेटा, बांट बांट के इन्वेस्टमेंट करते हैं, कुछ शेयर खरीदते हैं, कुछ गोल्ड खरीदते हैं, कुछ रियल एस्टेट खरीदते हैं, जो कमाते हैं अपना खर्चा काट के आप में बांटते हैं। और मैं बोल रहा हूँ एवरेजली 12% आ जाता है, और लोग 6% के धंधों में उलझे पड़े हैं।
लेकिन ये क्वेश्चन बड़ा जायज था कि लॉस हो गया तो सर शॉर्ट रन में हो सकता है। आप सोचो ना, मुझे इन्वेस्ट ही 3 साल के लिए करना है, 3 साल में शायद कोई म्यूचुअल फंड लॉस दिखाएगा ही नहीं आपको। ठीक है जी। अब म्यूचुअल फंड की इन्वॉल्वमेंट मनी मार्केट में कैसा है ये समझो। सर सबसे पहले हमने सिक्योरिटी पढ़ी थी टी बिल्स, जिसको हम बोलते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की सिक्योरिटी। आपने पढ़ भी लिया कि सेंट्रल गवर्नमेंट की सिक्योरिटी है। और वो म्यूचुअल फंड बहुत बल्क में खरीदते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की सिक्योरिटी, क्योंकि उनका काम फिर घूम फिर के वही है ना कि डो नॉट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। सारे अंडे एक जगह पे नहीं डालते वो सारे पैसे। थोड़ा सा सेंट्रल गवर्नमेंट की सिक्योरिटी, क्योंकि वो रिस्क फ्री चीज है, थोड़ा सा रिस्क की चीज भी खरीदते हैं, शेयर्स, थोड़ा सा गोल्ड भी खरीदते हैं, थोड़ा सा रियल एस्टेट भी खरीदते हैं, वो बांट के इन्वेस्टमेंट करते हैं, इसलिए वो सेंट्रल गवर्नमेंट की सिक्योरिटी खरीदते हैं बहुत बल्क में। इसलिए म्यूचुअल फंड की इन्वॉल्वमेंट है मनी मार्केट में। क्लियर है बात? याद है मैंने आपसे म्यूचुअल फंड के बारे में एक और बात भी करी थी 11th क्लास में, सिप की बात करी थी एक। बाबू आइडिया दे देता हूँ ताकि कुछ नए बच्चे हैं इनको थोड़ा सा मुगालता ना हो जाए। सर अगर आप डिसाइड करो कि आज 5,000 रुपये महीना म्यूचुअल फंड को दोगे फॉर 25 ईयर्स, 25 सालों के लिए, और ये आपको साल की 12% ही रिटर्न देते रहेंगे। देखो 5,000 रुपये महीना मतलब 60,000 रुपये साल, 60,000 रुपये साल फॉर 25 ईयर्स, 25 सालों के लिए 60,000 रुपये साल, 15 लाख। 15 लाख रुपए आपने दिए, पता 25 साल बाद कितने हो जाएंगे अगर यही रिटर्न आती रहे? कितने हो जाएंगे रितेश भाई? कुछ गैस करो। 15 लाख 25 साल बाद, साल की इतनी रिटर्न आएगी 12%। विधि जी करो कुछ गैस। तो वो ये 15 लाख रुपए 95 लाख रुपए हो जाएंगे। Einstein once said, compounding is the eighth wonder of the world. बाबू कंपाउंडिंग दुनिया का 8वां अजूबा है, और ये सब कुछ हो कंपाउंडिंग की वजह से रहा है। बाबू 12% साल के आना मतलब 1% महीने के आना। मेरी बात सुनना, मैंने 5,000 रुपये म्यूचुअल फंड को दिए, एक महीने बाद पैसे कितने हो गए? 1% मिला, 5,050, और मैंने फिर अगले महीने 5,000 डाल दिए, मतलब 10,050। 10,050 एक महीने तक इन्वेस्ट हुए। सर कितना रिटर्न मिला? 100 रुपये 50 पैसे, 1% मानो तो 100 रुपये 50 पैसे, 10,050, 100 रुपये 50 पैसे मिले, मैंने 5,000 और इन्वेस्ट कर दिए। दिख रहा है ब्याज के ऊपर ब्याज लगती चली जा रही है, कंपाउंडिंग होती चली जा रही है, मेरी ब्याज भी जुड़ती चली जा रही है। इस ब्याज के ऊपर ब्याज के चक्कर में सारी कहानी पलट जाती है। ये 15 लाख 95 लाख रुपए हो जाते हैं। अगेन मैं नहीं कह रहा गूगल बाबा कहेंगे, ठीक है ना जी, मैं नहीं कह रहा हूँ ये बात। बाबू मैं डाउनलोड कर रहा हूँ गूगल से सिप कैलकुलेटर। सिप मतलब सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जो म्यूचुअल फंड को आप हर मंथ पैसा देते हो उसे बोलते हैं सिप। ये देखो जी, वो पूछ रहा है सिप में कितने पैसे लगाने हैं। 5,000 रुपये महीना लगाने हैं, 5,000 रुपये महीना, साल का 12% रिटर्न फॉर 25 ईयर्स, 25 सालों के लिए। देखना सर कितने पैसे हो गए। आपने इन्वेस्ट किए 15 लाख, इतनी रिटर्न आ गई, लगभग पैसे कितने हो गए? 95 लाख। हाँ हाँ उतना ही है, उतना ही है सर। मैं बैच में बोलता था 11th क्लास में, वॉरेन बफे नाम सुना है? वॉरेन बफे का दुनिया में सबसे तगड़े इन्वेस्टर माने जाते हैं। ही स्टार्टेड इन्वेस्टमेंट एट द एज ऑफ 12, 12 साल में शुरू करा था उन्होंने इन्वेस्ट करना, और उन्होंने कहा था यार शिट मैं बहुत लेट हो गया था, मैं बहुत लेट हो गया था, मैंने तो 24 में शुरू किया था भैया। ठीक है, उन्होंने 12 में। तुम्हारे पास एज है, तुम सोचते नहीं हो। मैंने तो ये कहा था 100 रुपये महीना डालना शुरू कर दो म्यूचुअल फंड में,
जब लगेगा कि जेब खर्ची बढ़ गई या कुछ कमाना शुरू हो गया, 500 1000 कर देना। जब लगेगा और कमाई बढ़ गई, 5000 10,000 कर देना। और भूलते जाओ इस पैसे को, भूल जाओ बिल्कुल कि मैंने कभी डाले थे। 20 साल बाद देखना, मुझे बताना कि कुछ अच्छा कराया था आपकी जिंदगी में मैंने या नहीं। मनपसंद गाड़ी लेकर आओगे और छोटी मोटी मत सोचना, मर्सिडीज, BMW, ऑडी, लंबोर्गिनी ऐसी गाड़ी सोचना, वैसी ही मिलेगी। आई एम नॉट किडिंग। 5,000 रुपये महीना मुझे नहीं लगता किसी भी परिवार के लिए कोई बहुत मुश्किल चीज़ है। इतना तो बाबू आपकी एजुकेशन पे स्पेंड करते हैं मेरे। 5,000 रुपये महीना कोई बड़ी चीज़ नहीं है, बस सोचते नहीं है लोग कि है तो मार्केट में बहुत कुछ। और मैं 12% बोल रहा हूँ, अगर गलती से ये 12 ना हो के 16 हो जाए, और इतना आता है बहुत सारे म्यूचुअल फंड में आता है, 16 हो जाए और मैं कहूँ ये 5 नहीं है, आप 8 डालो, दुनिया पलट जाएगी। अमाउंट इतनी होगी, 3,17,00,000। अभी मेरे पास ऐसा दिखाने के लिए बहुत कुछ है, बहुत कुछ। मैंने कहा था इस चैप्टर में मेरी एनर्जी कुछ अलग होती है, ज्ञान है भैया, ऐसी बात नहीं करेंगे। चलो खैर, समझ में आ रहा है जी क्या कर सकता है म्यूचुअल फंड आपके पैसों का। अगर एक सेकंड पोस्ट करना, अच्छा बाय।